प्यारे बच्चों, मैं सुधीर पांडे हूँ और आप 100 टाइम्स एजुकेशन देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा कमेंट के माध्यम से आप हमको अपना सुझाव दीजिए कि हमको और क्या करना चाहिए कि आपको वीडियो और भी अच्छी लगे और आप अच्छे से पढ़ सकिए। तो बच्चा, हम लोग जो है अब पढ़ेंगे क्लास 11th की सेकंड बुक, क्योंकि बच्चों की काफ़ी डिमांड है कि सर सेकंड बुक पढ़ाइए। फर्स्ट बुक हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े हैं, पहले हम सेकंड कर लेंगे फिर फर्स्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 8, जिसमें है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, क्यों इस चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसी के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो को अब हम जो है आगे करते हैं, अब आगे पढ़ाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने ना किया हो, और जिन्होंने किया है वो वीडियो पे कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेटा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बेल आएगी, बेल को दबाइए और जब आप बेल दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी सारी की सारी नोटिफिकेशंस, सूचनाएं आपको मिलेंगी कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप उसको तुरंत देख पाएंगे। हाँ बच्चा, एक बात और ख़ास बात है कि वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अगर बड़ी होती भी है तो आप उसको कई बार में देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में देखिए। जब आप अपना टाइम पाइए, छुट्टियों का मौसम चल रहा है तो घर बैठे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और 100% एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपको नीट में, जेईई मेंस में क्वालिफाई होना है तो प्लीज़ 100% एनसीईआरटी पढ़िए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कोई भी रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं, और एनसीईआरटी के इंडेक्स के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूर करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये है बेटा हमारे पास 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज फॉर नीट, जेईई, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि के लिए, एंड फाउंडेशन 11th प्लस हमारे पास क्या है, जो 12th है, इसके लिए बहुत है। हम लोग यही पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th सेकेंड एनसीईआरटी बुक, जो हमारे पास पार्ट 2 के नाम से है। चैप्टर है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, यूनिट 8 में बेटा। तो हम लोग अब आगे चलिए डिस्कस करते हैं इसी को। गुड, अब हम देखेंगे बेटा आखिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, किसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या इसका नाम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा हमारे पास बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक प्रकार की क्या है, रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर, यहाँ पे होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर occurs through the various type of reaction. One important categories of such reaction is redox reaction। हमने अभी आपको जो बताया कि एक जो है पदार्थ दूसरे पदार्थ में जब परिवर्तित होता है तो किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही परिवर्तित होता है। उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास कैटेगरी होती है किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की। अब आगे है, दीज रिएक्शंस फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन, कहाँ पे बच्चा, फार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जी
एंड क्या है एग्रीकल्चर एरियाज़। इस ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसका जो है यूज कहाँ पे होता है, फार्मास्यूटिकल्स में। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब जहाँ पे हमारे पास मेडिसिन्स बनती हैं। बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास होता है, इंडस्ट्री में भी होता है, औद्योगिक में होता है, मेटलर्जी, जिससे हम लोग क्या है मेटल्स निकालते हैं। तो मेटलर्जी और एग्रीकल्चर एरियाज़ में आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फार्मास्यूटिकल्स में, बायोलॉजिकल में, इंडस्ट्रीज़ में, मेटलर्जी में, एग्रीकल्चर एरियाज़ में, और हमारी बॉडी में भी होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन हर जगह होती है। रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे किस में बेटा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो एक साथ, उसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखिएगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे रिडक्शन पक्का होगा, जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन पक्का होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होता है। और कहाँ पे हमारे पास होता है हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब हुआ यूज़ ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल। जैसे हमारे पास गाड़ी क्या है, अभी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, फिर सीएनजी से चलती है, तो अब क्या है हाइड्रोजन फ्यूल से भी चलेगी। उसमें हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि हाइड्रोजन इन्वायरमेंट में क्या है गैस के रूप में रहता है, उसको हम लोग कंडेंस करेंगे लिक्विड के रूप में। जैसे हम लोग एलपीजी को कर लेते हैं, एलपीजी सिलेंडर जो होता है उसमें जो गैस भरी होती है बच्चा, वो किसके रूप में होती है, लिक्विड के रूप में होती है। लेकिन जब उसका प्रेशर रेगुलेटर से कम करते हैं, रेगुलेटर को खोलते हैं, तो वो किस में चला जाता है, गैस के रूप में बाहर निकलती है। इसी तरीके से हाइड्रोजन को हम लोग लिक्विड के रूप में जो है करेंगे और फिर उसका इस्तेमाल क्या है फ्यूल, ईंधन की तरह करेंगे। एंड डेवलपमेंट हमारे पास ऑफ ओजोन, ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ ओजोन। ओजोन आप जानते ही होंगे ओजोन होल के बारे में, जो स्ट्रेटोस्फीयर में है। हैव स्टार्टेड फिगरिंग अंडर रेडॉक्स फिनोमेना। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी को तथा हमारे पास जो ओजोन होल विकसित हो रहा है उसको भी हम लोग अब क्या है, उसकी भी गिनती एक रेडॉक्स अभिक्रिया की तरह, रेडॉक्स प्रक्रिया की तरह होने लगी है। तो आपको बेटा कैसा लग रहा है, आप हमको ज़रूर बताइए, और जो है कमेंट के माध्यम से आप हमको इस चीज़ को सूचित करिए कि हमको और क्या करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नई हेडिंग है केमिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब पुराने समय में जब शुरुआत में पता चली हम लोगों को कि ये इस प्रकार की भी अभिक्रियाएँ होती हैं, तो उन अभिक्रियाओं को हम लोगों ने कैसे जाना कि क्या होता है रेडॉक्स, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। तो जब कोई चीज़ शुरुआत में आती है तो धीरे धीरे ज्ञान में विकास होता है, तो उसमें बदलाव होता है। तो शुरुआत में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे परिभाषित किया गया, कैसे डिफाइन किया गया। क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से अब हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जब हम लोग इसको देख रहे हैं बच्चा, तो देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है। टर्म ऑक्सीडेशन वाज यूज्ड टू क्या डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड। ऑक्सीडेशन को सबसे पहले यही बताया गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। क्यों ऐसा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हमारे पास O2 के रूप में जो है लगभग 21% पाया जाता है, एंड कंबाइन विद इट एंड मेनी एलिमेंट्स कंबाइन विद इट, बहुत सारे एलिमेंट्स क्या है इसके। देखिए जिसका परसेंटेज ज़्यादा है बच्चा, उसकी संभावना भी, प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा होती है कि वो रिएक्शन भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि ज़्यादा है तो सबके साथ रिएक्ट करता रहेगा, कम जो रहेगा वो नहीं करेगा। तो इस हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन ही है। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78%
और ऑक्सीजन का लगभग 20.5 के आसपास लगभग 21 माना जाता है, 20 से थोड़ा बहुत ऊपर है। तो वो सब के साथ अब क्रिया करता रहता है। तो ऑक्सीजन जिस एलिमेंट के साथ जुड़ेगा या जिस कंपाउंड के साथ या जिस सब्सटेंस के साथ जुड़ जाएगा उसको कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसी एग्जांपल में देख रहे हैं कि द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड डिफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन। लिमिटेड डिफिनीशन, उस समय हमको डिफिनीशन जो है जब ये दी गई तो कम ही पता था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है। तो उसी की रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 2 Mg है, मतलब 2 मैग्नीशियम के हमारे पास मॉलिक्यूल्स आप कहिए, 2 मैग्नीशियम का एटम कहिए, आप ये एटम ही कहेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल अभी ये नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं जो कि सॉलिड में है, जो ब्रैकेट में बंद है बेटा, उसको हम उसकी स्टेट बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे 9th में और 11th में भी, आपने फर्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो भी कुछ मैटर है वो सॉलिड में होगा या लिक्विड में या गैस में। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन भी 2 स्टेट ऑफ मैटर हमको पता चले हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता है। हमारे आसपास ज़्यादातर पदार्थ इन्हीं तीनों रूपों में पाए जाते हैं। तो उसके साथ जो ये ब्रैकेट में लिखा है उसका क्या है, उसका फिजिकल स्टेट लिखा है कि ये मैग्नीशियम किस रूप में है। तो 2 मैग्नीशियम है किसके, सॉलिड के रूप में, और O2 है, मतलब 2 मैग्नीशियम के साथ 2 ऑक्सीजन, कहिए परमाणु में या कहिए ऑक्सीजन का एक अणु रिएक्शन कर रहा है और ये बना क्या रहा है बेटा, 2MgO, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके क्या बना रहा है, हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड के रूप में है। या आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ है, क्योंकि ऑक्सीजन सबके साथ अब क्रिया कर लेता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है बेटा, सल्फर के साथ। सल्फर भी सॉलिड था और ऑक्सीजन गैस के रूप में। यहाँ पे बन गया क्या है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो ऑक्सीजन देखिए सल्फर में जुड़ रहा है, तो इसका मतलब सल्फर का हुआ ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम में देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन। अब एक तीसरी हमारे पास अभिक्रिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम इसे रिएक्शन थर्ड कहेंगे। आते हैं कि जब इसमें हम देख रहे हैं कि मेथेन हमारे पास गैस है, CH4 मेथेन, और प्लस वो क्या करता है, 2O2 हमारे पास, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो वो बनाता क्या है बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 2H2O मतलब जल। तो आपने क्लास 10th में और क्लास 11th के फर्स्ट बुक में सीखा होगा कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए हम आपको थोड़ा सा इस तीसरी वाले में बताते हैं कि बेटा देखो इसमें कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 था और ऑक्सीजन के परमाणु भी यहाँ पे हमारे पास कितने थे, 4 थे। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया इस वाले में, तो क्या कितना ऑक्सीजन बचा, 2 ही बचा, लेकिन हाइड्रोजन 4 बचा रह गया। तो 2H2, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई है तो 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। आप देखिएगा कि मेथेन का जब दहन होता है, मतलब कंबंशन ऑफ मेथेन विद क्या है, ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जल प्रोड्यूस होता है। तो जब हम देखेंगे कि मेथेन हमारे पास गैस है और उसका होता है ऑक्सीडेशन किसके द्वारा बेटा, ऑक्सीजन के द्वारा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब इसी तीसरी अभिक्रिया को जब हम देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ केयरफुली एग्जामिनेशन ऑफ थर्ड रिएक्शन का मतलब यही वाली रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ऑक्सीजन इंक्लूड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हमको एक चीज़ और पता चल गई कि सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना ही नहीं, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम लोग भली भांति देखेंगे, देखिए ये जो लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो ऑक्सीडेशन।
हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये हमको तीसरी अपक्रिया से ही, रिएक्शन से ही पता चल जा रही। क्यों? क्योंकि बेटा देखो मेथेन में हाइड्रोजन कितना था, 4 था। CH4 में हाइड्रोजन कितना, 4 था। लेकिन अब इस कार्बन से हाइड्रोजन अलग हो गया। देखो यहाँ पे ये CO2 बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया ना, हाइड्रोजन की जगह पे आ गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को निकाल दिया तो हाइड्रोजन यहाँ जल बना लिया। तो आप समझ गए होंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। इसी का दूसरा हम लोग रिएक्शन देखते हैं। आइए देखते हैं। अनदर एग्जाम्पल हमारे पास इसी का है 2H2S। ये क्या बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये क्या है, ऑक्सीजन। दोनों आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, 2 ठो हमको सल्फ़र बनता है और 2H2O जल बनता है। तो इसमें देखिए कैसे हमारे पास हुआ, कैसे रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन। क्योंकि बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था, देखिए हाइड्रोजन 2H2, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, निकल गया किसके, ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ गया, बताइए, हाइड्रोजन को किसने निकाल दिया, ऑक्सीजन ने। तो यहाँ पे ये 2H2O हो गया और ये सल्फ़र देखिए अकेला रह गया। अभी तो हाइड्रोजन सल्फ़र के साथ था, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बना था, लेकिन अब इससे हाइड्रोजन निकल गया। जब हाइड्रोजन निकल गया तो सल्फ़र अकेला रह गया। तो बेटा सल्फ़र से हाइड्रोजन निकल गया तो सल्फ़र का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए हम कहेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग बच्चा आइए आगे देखते हैं अपना। आपको निश्चित ही ये समझ में आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेटा हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कि ताकि और हम मोटिवेट हों और जो है चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ें, और हम लोग जो है और अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सकें। 100% NCERT पढ़ाएंगे। आप 100% NCERT पढ़िए, क्योंकि NCERT ही सब कुछ है। आपको पढ़ना बहुत है, आप 100% NCERT सेलेक्टिव पढ़िए, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए आगे देखते हैं। अब हमारे पास और भी चीज़ें आ गई हैं कि एडिशन ऑफ अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर मैं कहूँ तो ये ऑक्सीडेशन का तीसरी हमारे पास डिफिनीशन हो गई। पहले ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन में हम लोग क्या देखें कि भैया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, ऑक्सीडेशन। इसमें तीसरे में अब बता रहे हैं कि एडिशन ऑफ अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है तो ऑक्सीजन की जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है, तब भी उसको ऑक्सीडेशन ही कहा जाएगा। इन फॉलोइंग रिएक्शंस में हम एग्जांपल देखेंगे। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय किसके द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, एंड क्या है, सल्फर के द्वारा। इन फॉलोइंग रिएक्शंस मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सल्फर। अब हम देखते हैं इन्हीं रिएक्शंस को कि देखिए बेटा मैग्नीशियम है सॉलिड के रूप में, इसकी रिएक्शन हो रही किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। हम ये कहेंगे कि ये फ्लोरीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके इसको क्या है, मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड के रूप में बदल दे रहा है। मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। अब हम कहेंगे कि बेटा क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन है और क्लोरीन है, सल्फ़र है, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास याद रखिएगा बेटा, FON, F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से क्या है, नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन की फैमिली में जितने भी हैं वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ऑक्सीजन की फैमिली में भी जितने हैं वो सब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। नाइट्रोजन की फैमिली में भी जितने हैं वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं।
हाँ, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो फ्लोरीन हमारे पास बेटा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे कहेंगे ये फ्लोरीन जो है क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड बनाता है। तो हम कहेंगे फ्लोरीन का मैग्नीशियम क्या कर देता है, फ्लोरीन के द्वारा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। अब आते हैं, मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम गैस के रूप में है, और जो है क्लोरीन भी, ये देखिए ये मैग्नीशियम और ये क्या है, क्लोरीन, दोनों के दोनों गैस के रूप में हैं। इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, क्लोरीन की मैग्नीशियम के साथ। तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोले हैं फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, क्लोरीन आता है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बोले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसके साथ अभिक्रिया करेगा उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो मैग्नीशियम क्या होगा, डाइक्लोराइड बन जाता है, एक सॉलिड है। दोनों गैस था लेकिन बेटा बन गए क्या, सॉलिड। तीसरे में आते हैं, देखिए मैग्नीशियम यहाँ फिर सॉलिड के रूप में है और सल्फ़र भी सॉलिड के रूप में है। ये है मैग्नीशियम हमारा और ये क्या है, सल्फ़र, दोनों ही सॉलिड के रूप में हैं और ये की आपस में अभिक्रिया होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें कौन सा हो गया, सल्फ़र इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोले हैं ऑक्सीजन की फैमिली में आता है सल्फ़र। तो जब फैमिली का पहला मेंबर, हेड मेंबर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, लेकिन धीरे धीरे नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है डिक्रीज करता है, घटता है। तो ये अभिक्रिया जब हुई तो ये बना लेता है MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड बना लेता है, एक सॉलिड बन के तैयार हो जाता है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जुड़ता है किसी भी सबस्टेंस में, किसी भी एलिमेंट में, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का फ्लोरीन के द्वारा। पहले में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है फ्लोरीन के द्वारा, दूसरे में मैग्नीशियम का हो रहा है किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, और तीसरे में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फ़र के द्वारा। केमिस्ट कंसीडर्ड, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, केमिस्ट कंसीडर्ड नॉट ओनली, यहाँ पे देखिए क्या होता है बेटा, नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बट आल्सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एज द ऑक्सीडेशन। हमको ये भी पता चल गया, हम इसको चौथी ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन कह सकते हैं बेटा, किसकी, ऑक्सीडेशन की। कि केमिस्ट कंसीडर्ड का क्या, हमारे पास जो रसायनज्ञ हैं उन्होंने ये भी देखा कि नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बट आल्सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर ऑक्सीजन ना जुड़े तो उसकी जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े तो ऑक्सीडेशन होगा। अब आते हैं, इसमें कह रहे हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन का रिमूवल ही ना हो, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं हो रहा है तो कोई अन्य क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन जुड़े तो ठीक ही है, ऑक्सीडेशन ही हुआ। अगर ऑक्सीजन ना जुड़े तो उसकी जगह पे क्या जुड़े, कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसी प्रकार से हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो लेफ़्ट साइड है बेटा उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और जो राइट साइड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो आप जानते हैं मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आप ये जान गए कि अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन हाइड्रोजन न निकले, अगर कोई उसकी जगह पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव कर रहा है, निकल रहा है, तो वो भी क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको बड़ी ध्यान से देखिए। ये जो हमारे पास दिया गया है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन न बट आल्सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट
हमारे पास एज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है निकल रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हुआ। अब इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे जिसमें 2K4 FeCN6 ये एक्वस फॉर्म है। एक्वस फॉर्म का मतलब जलीय विलयन, ये जल में है जिसका इसका सोल्यूशन बना है। और ये बेटा इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो 2K4 FeCN6 का नाम हमारे पास होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। 2K4 FeCN6 क्या नाम क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और यहाँ पे जब रिएक्शन इसकी हो जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ तो ये क्या बना लेता है, 2K3 FeCN6 मतलब पोटेशियम फेरिसाइनाइड, और प्लस क्या है 2KOH, इसे हम क्या कहेंगे, पोटेशियम नहीं, इसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं कि देखिए इसमें कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिप्लेस हुआ। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिप्लेस हुआ। बेटा यहाँ पे लिखा है 2K4 और जानते हैं कि पोटेशियम हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। आपको पता है कि ये पहले ही ग्रुप का एलिमेंट है जिसमें हम हाइड्रोजन, लिथियम वगैरह देखते हैं, सोडियम देखते हैं और पोटेशियम देखते हैं। देखो पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। यहाँ पे पोटेशियम कितना था, 4 दूनी 8, 2 आगे और ये क्या है 4 इसके राइट साइड में लगा है, तो 2 चौक 8 पोटेशियम था। और यहाँ पे पोटेशियम अगर देखें बच्चा तो कितना हो गया, 2 तिहाई 6 पोटेशियम। तो पहले 8 पोटेशियम था, अब कितना पोटेशियम हो गया, 6 पोटेशियम हो गया। तो इसका मतलब 2 पोटेशियम निकल गया। अब यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हमको बताया गया है कि हाइड्रोजन निकले तो भी ठीक, और हाइड्रोजन ना निकले तो क्या है, कोई अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, रिमूवल ऑफ अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बच्चा हमने देखा कि क्या है, 8 पोटेशियम था और यहाँ पे 6 पोटेशियम हो गया, 2 पोटेशियम निकल गया। तो जो तो पोटेशियम निकला वो गया कहाँ भैया, ये देखिए यहीं पे आ गया, क्या बना लिया, 2KOH। यहाँ पे अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कोई भी पोटेशियम नहीं था, 2 हाइड्रोजन था, 2 ऑक्सीजन था। अब यहाँ पे देखिए 2 पोटेशियम भी जुड़ गया है और 2 ऑक्सीजन भी है, 2 हाइड्रोजन भी है। तो हम कहेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस में बदल गया, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में चेंज हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही बच्चा, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि आपको समझ में आए। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आइए आगे देखते हैं। तो हमारे पास पूरा इन्हीं सब का एक समरी आ गया कि समरी में हम लोग देखेंगे कि और हमको क्या हुआ, पूरी समरी देखते हैं। पूरी समरी जब हम देखते हैं तो बच्चा हमको पता चलता है, टू समराइज टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू अ सबस्टेंस। टू समराइज द टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑब्लिक करके या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सबस्टेंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसी के आगे इसी में लिखा है कि हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन रिमूव करे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सबस्टेंस, क्या होता है, कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो पूरा पढ़ देते हैं अच्छे से तो हमको एक कंसेप्ट पता चल जाता है कि रिमूवल हमारे पास हो तो किसका हो, हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। अगर एडिशन हो तो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। तो समरी हमारे पास बन जाती है, टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सबस्टेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सबस्टेंस नोन एज
क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग में रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा केवल ऑक्सीडेशन अभी देख चुके हैं। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड सपोर्ट फॉर बेस्ट एजुकेशन। आई एम सुधीर पांडे एंड लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री इन SLB इंटर कॉलेज करछना प्रयागराज। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन को अभी देखा है। ये क्या था, क्लासिकल हमारे पास डिफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन में किसको देखें, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन को। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, रिडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो आपको कल तक में मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और जो है इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपके और भी दोस्त इसको अच्छे से देख सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक बेटा नमस्ते। NCERT पढ़ते रहिए और सिर्फ NCERT पे फोकस करिए। आपका हर एग्ज़ाम निकलेगा क्योंकि सब कुछ यहीं से पूछा जाता है। 95% 90 से 95% यहीं से आएगा। NCERT की लाइन टू लाइन आ जाती है बेटा। जैसे हम लोग कहीं खाना खाने जाते हैं, खाना खाते हैं तो चावल दावल सब्जी रोटी ज़्यादा खाते हैं, अचार चटनी मिर्चा कम खाते हैं। ये हमारे सिंह सर का कहना है, न्यू लाइट के जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिनकी कोचिंग है, तो उनकी बात हमेशा सही होती है। तो प्लीज़ 100% NCERT ही पढ़िए। अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आता है तो वो जो है आपको पता चल जाता है पहले से ही। अगर आपने इतना पढ़ा है तो भरोसा रखिए वो भी नहीं छूटेगा और आप नीट JEE में तुरंत सेलेक्ट होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।